हाँ दोस्तों, तो आज हम एक और अधिनियम पढ़ेंगे एमपीएडीपीओ 2021 के नए न्यू एडेड सब्जेक्ट हैं, जो उनमें से एक है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। अधिनियम संख्यांक है 34, 31 सितंबर 2008 को बना, 2009 में लागू हुआ। तो डेटों को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी डेटें जो है सूचीबद्ध तरीके से याद करा दूंगा। मैंने आपसे वादा किया है तो उसको मैं जरूर निभाऊंगा। 2/8/2019 को इस अधिनियम में कुछ संशोधन हुए हैं। संशोधन बहुत बड़े नहीं है, कोई मामूली से संशोधन हुए हैं। कुछ चीज़ों को, शब्दों को हटाया गया है, इधर का उधर किया गया है। और जो अनुसूची है, एक अनुसूची है, इसमें 26 जो है धाराएं हैं और 5 अध्यायों में विभाजित हैं। तो अनुसूची में कुछ एक्ट दिए गए हैं, कुछ अपराध बताए गए हैं कि इन अपराधों से अगर कोई संबंधित कोई अपराध होता है तो उनके लिए सामान्य पुलिस जो है इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, वो इसकी जो है जांच करेगी। तो अन्वेषण तो आप जानते होंगे कि पुलिस द्वारा या सीबीआई द्वारा, सीधी बात है, जो न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है, पुलिस द्वारा की जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। और उसमें साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और न्यायालय में पेश किए जाते हैं। सही गलत का फैसला जो है न्यायालय में होता है। तो सामान्यतः कोई अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो कहाँ होती है? पुलिस थाने में दर्ज होती है। लेकिन अगर जो अनुसूची में अभी हम आपको बताएंगे लास्ट में, उन अधिनियमों से संबंधित कोई जो है अगर इस तरीके की अपराध होता है तो उसके लिए सीधी सी बात है, आतंकवादियों वगैरह, उग्रवादियों वगैरह या ऐसे कोई जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाले अपराध हैं, उनसे संबंधित अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाया जाएगा। तो संशोधन में आपको साथ साथ में बताते चलूँगा। और लास्ट में जो संशोधन अधिनियम है जो 2019, उसके भी थोड़ा थोड़ा आपको लास्ट में जो है मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, भारत से बाहर भारत के नागरिकों पर है। भारत के बाहर भारत के नागरिक कहीं भी रहते हों उन पर है। सरकार की सेवा में व्यक्तियों को जहाँ भी वे हों, ये और सब सरकार की सेवा में व्यक्तियों को, भारत की सरकार में जो सेवा करता है वे जहाँ भी, चाहे भारत विदेशी भारत में सेवा करते हों या भारत का आदमी विदेश में रहता हो लेकिन भारत की सेवा करता हो। ठीक है, तो भारत की सेवा जो करता है, भारत से पेमेंट जो लेता है, वो चाहे विदेशी हो या भारत का, सब उसमें आते हैं। और भारत के नागरिक तो दुनिया में कहीं भी रहें, उन पर यह अधिनियम लागू होता ही है। और भारत के जो क्षेत्र है, भारत का पूरा एरिया, इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति आके अपराध करता है तो वो भारत का हो या विदेशी हो, और विदेशी आदमी भारत के आदमी के विरुद्ध करे या विदेशी आदमी के विरुद्ध करे, कुछ भी करे, तो वो सब इसके अंतर्गत जो है आएगा। तो भारत की सीमाओं के अंदर भारत का आदमी कहीं भी करे, भारत की सेवाओं में अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। और भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और वायुयानों पर जहाँ भी वे हों व्यक्तियों को भी जो है ये अधिनियम जो है लागू होगा। ठीक है, इस तरीके से यह, और यहाँ पर अब और जोड़ा गया है क्योंकि संशोधन में डी नंबर भी जोड़ दिया गया। तो इस और को यहाँ से हटा के, क्योंकि 3 पॉइंट थे तो 2 के बाद और लगा था, अब इस और को हटा के यहाँ पे और लगा दिया गया है, यहाँ पे और लगा दिया और डी पॉइंट जोड़ दिया गया है। और डी में अभी मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको संशोधन में लिखा दिखा दूंगा कि लिखा क्या है। तो डी में ये लिखा है कि भारत से बाहर के नागरिकों पे भी लागू होता है अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं जो भारत के नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों के विरुद्ध है। ठीक है, और भारत में जो है, भारत में विचारणीय है। और भारत में जो अनुसूची दी गई है अधिनियम, उसके अंतर्गत कोई अपराध घटित करता है तो भले वो भारत के विदेशी हो, विदेश में ही रहे, तो भी उन पर भी ये जो है लागू होता है। क्योंकि आतंकवादी एक नेशनल के तो होते नहीं हैं, पाकिस्तान में बैठा कोई वहाँ से गतिविधियों को संचालित यहाँ पर करता रहता है, तो उन पर भी जो है लागू होता है। ये डी जुड़ दी गई है। ठीक है,
अब आती है परिभाषा। तो परिभाषा में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है परिभाषा अपन को, क्योंकि प्रत्येक परिभाषा में ये बताया गया है कि ये आगे पढ़ लेना, आगे की सेक्शन में तो वहीं पे विस्तार पूर्वक हम इसको पढ़ लेंगे। इसमें हमें बस परिभाषा देखनी है कि विशेष न्यायालय से यथा स्थिति धारा 11 और 22 के अधीन जो विशेष न्यायालय गठित किए जाते हैं उनके संबंध में है। तो इस टूजा में भी संशोधन हुआ है। विशेष न्यायालय की जगह पे क्या शब्द अपन को पढ़ना है अब कि विशेष न्यायालय के रूप में बेहत कोई सेशन न्यायालय, क्योंकि सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। तो किसी भी सेशन न्यायालय विशेष न्यायालय के रूप में परिभाषित सेशन न्यायालय, इतना यहाँ पर संशोधन हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद केवल इसमें यह है कि अगर सीआरपीसी में जो है कोई अगर शब्दों को परिभाषित किया गया है और यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया है तो उसका अर्थ वही माना जाएगा जो सीआरपीसी में है। अब धारा 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 370 अनुच्छेद हुआ करता था तो अपने यहाँ की सीआरपीसी वगैरह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, तो वहाँ पर जो सीआरपीसी जैसी चीज़ होती थी आईपीसी जैसी, तो वो मानी जाती थी। लेकिन इसका भी अब कोई मतलब नहीं है, तो ये भी आपको जो है नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना है अध्याय 2 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन। केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम 1861 में किसी बात के होते हुए भी अगर अनुसूचियों से संबंधित कोई अपराध होता है तो एक केंद्रीय राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन अभिकरण जो है एक ऐसे अभिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः राज्य सरकारों को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है और उनके थाने पुलिस थाने करते हैं। जब कोई मामला गंभीर हो जाता है तो सीबीआई तक फाइल पहुंचती थी, लेकिन अगर जो लिस्ट नीचे दी गई है उनमें संबंधित कोई अपराध होता है तो उसके लिए अभिकरण की जो है गठन, राष्ट्रीय अभिकरण का गठन कौन कर सकती है? केंद्र सरकार कर सकती है। आती है उपधारा 2। ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार इस निमित्त करे अभिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण और ऐसे अपराधों में संपृक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में वे शक्तियाँ होंगी, कर्तव्य विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो उनके अधीन अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं। पूरे भारत में जो एजेंसी बनेगी उसको पूरे भारत में जो किसी थाने के पुलिस बाहर साधक अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पावर्स होती हैं वही इसको रहेंगी। इसमें भी एक संशोधन किया गया, ज़्यादा संशोधन नहीं हुए हैं। अभी ऊपर जो हमने बता दिए थे वो हुए हैं, एक यहाँ पे हल्का संशोधन हुआ है और धारा 6 में 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं और धारा 11 और 22 में संशोधन हुआ है और अनुसूची में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ी गई है कि पहले ये है इसमें कि भारत में संपूर्ण शक्तियों का जो है उसको होंगी, लेकिन भारत में के बाद भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध होता है इस अधिनियम संबंधित तो भारत के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ये अभिकरण। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, ठीक है, और वहाँ की जो स्थानीय विधि है उस देश की उसके अनुसार उसका पालन करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो उसको विदेश में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत में तो हैं ही और विदेश में भी है, लेकिन वहाँ की विधि का और उस देश से हमारी क्या संधि है उसका जो है ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है वो विदेश में भी इन्वेस्टिगेशन करता है और कर सकता है, पूरे भारत में तो कर ही सकता है। उपधारा 3 आती है अभिकरण का उपनिरीक्षक की या उससे ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त करे संपूर्ण भारत में उस क्षेत्र के जिसमें तस्मा विधि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सीधी बात यह है कि ये थानेदार समझा जाएगा जिस भी थाने के अंतर्गत कोई पुलिस व्यक्ति मान मिलता है जिसने अपराध किया उसको गिरफ्तार करता है, कुछ भी करता है, तो थाने के बाहर साधक अधिकारी की सारी शक्तियाँ उसको जो है होंगी। आती है धारा 4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण। अभिकरण का अधीक्षण यानी सुपरविजन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उसको कौन करेगी? सुपरविजन केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार इसके लिए इसका प्रशासन करने के लिए एक महानिदेशक की जो है नियुक्ति करेगी और जिसको पुलिस महानिदेशक की शक्तियाँ होंगी। पुलिस महानिदेशक जो होता है आईजी वगैरह के समथिंग होता है, इसके लिए जो है महानिदेशक की शक्तियाँ जो है प्राप्त होंगी। ठीक है, अभिकरण के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा शर्तें वो होंगी जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी। आता है अध्याय 3 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण। अध्याय 3 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण।
तो अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण, किसी अनुसूचित अपराधों से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर और संहिता की धारा 154 के अधीन उसको अभिलिखित किए जाने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, सीधी बात ये अन्वेषण कैसे होगा, तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा दूं। 154 की रिपोर्ट, संज्ञेय मामले की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज होती है तो उस थाने का भारसाधक अधिकारी सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो यह करेगा कि राज्य सरकार को सूचना देगा कि जो लिस्ट बनी है इस अधिनियम के अंतर्गत उसे बहुत ही खतरनाक मामला सामने आया है और राज्य सरकार उसको केंद्र सरकार में जो है भेज देगी। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, अब पॉइंट 3 में केंद्र सरकार यह करेगी 15 दिन के अंदर वह यह निश्चित करेगी कि यह मामला जो लिस्ट दी गई है इन अधिनियमों के अंतर्गत आता है कि नहीं, और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को इसकी जो है जांच इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि सौंपा जाना चाहिए तो वो सौंप देगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं सौंपेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये तो यहाँ पे पुलिस जो रिपोर्ट करती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को जानकारी लगती है, लेकिन उपधारा 5 कहती है कि स्वप्रेरणा से भी केंद्र सरकार को लगता है कि किसी जो लिस्ट दी गई है इस कोई आतंकवादी गतिविधि है, ऐसी गतिविधि हुई जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाने से छीनकर जो है इस राष्ट्रीय अन्वेषण को दे सकती है। ठीक है, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक 15-20 दिन 25 दिन इस जांच में लगते हैं कि ये उसके अंतर्गत आता है कि नहीं, केंद्र सरकार को अपना फैसला देती है, तब तक थाने का भारसाधक अधिकारी या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को मिल जाता है तो उसको पूरी जो भी दस्तावेज वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह है, पूरे के पूरे उसको दे देगी और फिर आगे उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, लेकिन तब तक करेगी जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ने अपने हाथों में जो है पावर नहीं ली है। तो इसमें 2019 के संशोधन में 7 नंबर के और 8 नंबर के पॉइंट और जोड़े गए हैं, तो वो हमें संशोधन अधिनियम 2019 आपको दिखाता हूँ और वो पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो संशोधन अधिनियम है कि धारा 6 की उपधारा 7 तक जो हमने अभी पढ़ ली है, इसके पश्चात 8 और 9 उपधाराएं जोड़ी जाएंगी। तो उपधारा 8 करती है जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है कोई अनुसूचित अपराध किया जाता है तो वह अभिकरण को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे सकेगी मानो ऐसा अपराध भारत में किया जाता है। जब केंद्र सरकार को लगता है कि भारत के बाहर से अपराध किया गया, उसके तार भारत के बाहर जोड़े गए हैं, तो इस एजेंसी को वो निर्देश दे सकती है कि आप जाके वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ करें या अन्य जो कार्यवाही है इन्वेस्टिगेशन की वो करें। ठीक है, उपधारा 9, उपधारा 8 के प्रयोजन के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी। जो इसमें ये जोड़ दिया गया है 9 में कि जब भारत के बाहर से कोई व्यक्ति आता है या पकड़ के लाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसके लिए उसकी अधिकारिता जो दिल्ली में विशेष न्यायालय होगा केवल उसी में उसका मामला चलेगा, अन्य न्यायालय में नहीं चलेगा। इस तरीके से हमने इस संशोधन को देखा। मैं यहीं पे आपको जो मैंने 2 संशोधन और बताए थे कि ठीक है कि और क्या जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो और शब्द का लोप वहाँ पे मैंने कराया था और इसके बाद ये और जोड़ दिया गया था जहाँ मैंने आपको बताया था, वो एक घा जोड़ दिया गया था कि ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अधिनियम की धारा 8 पर चलते हैं। अधिनियम की धारा 8 संसक्त अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। अभिकरण किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अन्य अपराध का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध से संशक्त है। जो अनुसूची में अधिनियम दिए गए हैं उनमें से संबंधित कोई अपराध का इन्वेस्टिगेशन तो इस अभिकरण को करना ही करना है। साथ में अगर उसमें कोई ऐसा अपराध भी उसके साथ साथ जुड़ा है जो इन अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आएगा तो उसका ही भी इन्वेस्टिगेशन इसी के द्वारा किया जाएगा, अलग अलग जो है नहीं किया जाएगा। उसको शक्ति होगी धारा 8 में ये
जो है कहा गया है। धारा 9, राज्य सरकार का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सहायता देना। राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता देगी। अब वहाँ से इतना सारा पुलिस बल लेके तो ये आएंगे नहीं, कोई वाहन की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ की ज़रूरत है, तो सारी की सारी सहायता राज्य सरकारें इस अभिकरण को देंगी, क्योंकि ये जो सेंट्रल का होगा पूरे भारत में जाएगा प्रत्येक राज्यों में, तो राज्य को उसकी सहायता करना पड़ेगी। ये धारा 9 में लिखा है। धारा 10 कहती है अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुसूचित अपराध या तत्सम प्रबद्ध किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियान करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, राज्य सरकार को अन्वेषण करने की भी शक्तियाँ हैं। ठीक है, इस अधिनियम में जो उपबंधित है इसके सिवाय अगर इस अधिनियम में रोका गया है तो नहीं करेगी। बाकी और जो उस संबंधित ऐसे जो अधिनियमों के अंतर्गत अपराध हुआ है इस अधिनियम के अंतर्गत, और कोई भी अगर अपराध हुए हैं तो जो राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए आबद्ध है। केवल इस अधिनियम में का पालन करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ रोका है केवल वहाँ पे नहीं कर पाएगी। आता है अध्याय 4 विशेष न्यायालय। तो दोस्तों जो धारा 11 है, 11 और 22, इसमें व्यापक जो है संशोधन हुए हैं 2019 में। तो ये पूरी की पूरी धारा बदल गई है। केवल 2 लाइनें आपको यहाँ पे याद रखना है जो नहीं बदली हैं, बाकी मैं संशोधन वाली लाइनें आपको पढ़ाता हूँ संशोधन अधिनियम में से निकाल के। तो केवल आपको एक लाइन तो यहाँ पर ये रखना है कि विशेष न्यायालय जो लिखा है, विशेष न्यायालय का गठन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। इसके जगह पे है कि जो है सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। न्यायालय का गठन अलग से नहीं किया जा रहा है, केवल इनका कहना ये है कि जो सत्र न्यायालय है या अपर सत्र न्यायालय है इनको विशेष न्यायालय के रूप में गठित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो विशेष न्यायालय की जगह पर अपन क्या पढ़ेंगे, सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का गठन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। किसी भी जो है अपर सत्र न्यायालय क्या कर सकता है, विशेष न्यायालय के रूप में गठित कर सकता है। और उपधारा 2 पढ़नी है। उपधारा 2 कहती है जहाँ किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है वहाँ प्रश्न केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस विषय में निश्चय अंतिम होगा। ठीक है, विशेष न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अगर कोई प्रश्न उठता है तो केंद्र सरकार जो है उसका अंतिम निश्चय करेगी कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है। बाकी पूरी की पूरी ये धारा जो है हटा दी गई है। इसकी जगह पे एक का जोड़ दिया गया है और स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। 3, 4, 5, 6, 7 इसको समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह पे कुछ नहीं जोड़ा गया है, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। तो 3, 4, 5, 6, 7 को जो है विलोपित कर दिया गया है। 8 और 9 को बदल दिया गया है। नई 8 और 9 जोड़ी गई हैं। ठीक है, और 1 के स्थान पर का जोड़ी गई है और का जोड़ा गया है। इसके साथ साथ एक वो जोड़ा गया है, स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी 2 हमने बताई दी कि अगर अधिकारिता के संबंध में कोई डाउट होता है तो केंद्र सरकार उसका निश्चय करेगी। ठीक है, और विशेष न्यायालय की जगह पे क्या है कि जो अपर सत्र न्यायाधीश है इनको विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो ये पढ़ना है अपन को और 2 पढ़ना है। बाकी चलिए संशोधन में मैं सब आपको जो है दिखाता हूँ। बाकी 3, 4, 5, 6, 7 का संशोधन में समापन। ये रहा आपका संशोधन। तो मूल अधिनियम की धारा में क्या क्या संशोधन किया जाएगा। पार्षद में विशेष न्यायालय के गठन करने के शब्दों के स्थान पर सेशन न्यायालय को विशेष न्यायाधीश के रूप में अभिहित करने पद रखा जाएगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर लिखा है विशेष न्यायालयों का गठन करने की केंद्र सरकार की शक्ति, वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। एक वो पढ़ना है और उपधारा जो 2 थी केवल वो पढ़नी है। मैंने वहाँ पर आपको बताई थी कि जब जो सेशन न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो केंद्र सरकार उसका जो है निश्चय करेगी। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी ये संशोधन नया हो गया है तो हम इसको पढ़ते हैं। उपधारा 1 मैंने कहा था हट गई है, उसमें कोई मतलब नहीं, उसकी जगह पे एक का और ये स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं।
केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के बचाव के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक या अधिक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में आवेदन कर सकेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी जो है केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी भी सेशन न्यायाधीश को क्या कर सकेगी, विशेष न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त कर सकेगी। यहाँ पर केवल सेशन न्यायाधीश शब्द प्रयोग किया गया है, अपर सेशन न्यायाधीश जो है प्रयोग नहीं किया गया है। ये हमें और आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतर्पात किया जाएगा। अब क्या स्थापित किया जाएगा? का और खा 2 पॉइंट जोड़े गए हैं, मतलब जो उपधारा 1 थी उसकी जगह पे ये पढ़ा जाएगा, यहाँ से पहले वाली नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या जोड़ दिया गया है? स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। तो ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक के स्थान पर सीधी की सीधी ये रखी गई है और उसमें स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय पद से उस राज्य का उच्च न्यायालय है, कोई बड़ी बात नहीं, जिसके अंतर्गत वो आता है। जैसे मान लो सागर है, सागर का सेशन न्यायाधीश को बनाया है तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आएगा। असम में किसी एडीजी को बनाया तो असम का उच्च न्यायालय आएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बनाया है तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय आएगा। इतना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था कि 3, 4, 5, 6 और 7 उपधाराएँ जो वहाँ पर लिखी थी उनका पूरे तरीके से लोप कर दिया गया। अब उनको हमें जो है नहीं पढ़ना है। अब नई 8 और 9, 8 और 9 पहले से थी, लेकिन यहाँ पे नई 8 और 9, 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी 8, ठीक है। शंकाओं को दूर करने के लिए यह बंद किया जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा संबंधित है उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवक्ता की आयु प्राप्त कर लेना उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो इस सेवा में चला जाता है, एक बार फिर से पढ़िए, शंकाओं को दूर करने के लिए यह बंधित किया जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा में जिससे वह संबंधित है उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवक्ता की आयु प्राप्त कर लेना उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा। विशेष न्यायालय के रूप में बने रहने के लिए प्रभावित नहीं करेगा उसकी अधिवक्ता की आयु को, अगर वो यहाँ पे बन जाता है तो, ठीक है। और केंद्र सरकार के परामर्श से नियुक्त प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी भी निर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का जो उसे आदेश में यह विचार पूरा होने तक न्यायाधीश बना रहेगा। मान लो इसका मतलब ये है कि सेशन न्यायाधीश बना, उसकी मान लो रिटायर वगैरह की उम्र हो जाती है, तो जब तक वो इस मामले को पूरा नहीं कर देगा तब तक वो बना रहेगा। ऐसा आदेश भी केंद्र सरकार उसके लिए करा सकती है, ठीक है। अधिवक्ता आयु वगैरह जो है उसकी समाप्त नहीं होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लिखा गया है यहाँ पर। उपधारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात जब किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अभिहित होते हैं तो उनमें कार्य का वितरण ज्येष्ठतम न्यायाधीश करेगा, ठीक है। जब एक या एक अधिक क्षेत्र में ज़्यादा न्यायाधीश हो जाता है, जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उनका सब बड़ा वाला होगा जिनके अंडर वो काम करते हैं, वो कार्य का जो है वितरण कर देंगे। इस तरीके से हमने संशोधन देखा। अब आइए देखते हैं मूल अधिनियम की धारा 12। धारा 12 बैठक का स्थान विशेष न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से या लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझे अपनी किसी कार्रवाई के लिए बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकता है। तो जो विशेष न्यायालय है, ठीक है, जो बनाया गया है, इसको ये पावर है कि वो अपनी कहीं भी मतलब अपना न्यायालय कहीं भी लगा सकता है, सुनवाई कर सकता है स्वप्रेरणा से, या लोक जो अभियोजक है, विशेष लोक अभियोजक है, सरकारी वकील है, उसके आवेदन पर कहीं और लगा सकता है बैठक का स्थान। धारा 13 विशेष न्यायालयों की अधिकारिता क्या होगी, क्षेत्राधिकार का क्या होगा, तो आइए देखते हैं। विशेष न्यायालय की अधिकारिता अब धारा 1 संहिता में किसी बात के होते हुए BC-RPC में अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए प्रत्येक अनुसूचित अपराध का विचारण केवल उसी विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया है। जिसकी स्थानीय अधिकारिता जिसके क्षेत्र में अपराध किया गया है, ठीक है, वही न्यायालय जो है इसके संबंध में क्या करेगा, जो है विचारण करेगा,
ठीक है। जैसे मान लो एक कोई क्षेत्र विशेष है, जैसे मान लो असम का कोई क्षेत्र है, कोई तहसील है, उसके अंतर्गत कोई अपराध किया है, तो जो वहाँ का जो सेशन न्यायालय है जो सशक्त किया गया होगा इसके लिए, विशेष न्यायालय के लिए जिसको करेगी वही उसका इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं सॉरी ट्रायल करेगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। नंबर 2, यदि किसी राज्य में विद्यमान स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर किसी राज्य में ऐसा लगता है कि निम्न चीज़ें संभव नहीं है, तब क्या होगा? रिजु निष्पक्ष तुरंत विचारण संभव नहीं है। रिजु माने फेयर, निष्पक्ष माने बिना पक्षपात के, और तत्काल विचारण संभव नहीं है। या शांति भंग हुए बिना या अभियुक्त साक्षियों, लोक अभियोग के विशेष न्यायाधीशों, न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाले बिना विचारण व्यवहार नहीं है, या अन्यथा न्याय के हित में नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस स्थान में वो घटना घटित हुई है वहाँ के न्यायाधीश को जो विशेष न्यायालय के रूप में गठित किया जाएगा, अभिहित किया जाएगा, वो करेगा। लेकिन अगर ये 3 कंडीशन बनती हैं कि वहाँ निष्पक्ष काम नहीं हो पाएगा, या फेयर काम नहीं हो पाएगा, या विचारणा संभव नहीं है, या जो आरोपी हैं उसके बहुत सारे लोग हैं, वो सरकारी वकील को, गवाहों को या जज को धमकाएंगे या मारने का प्रयास करेंगे, तब और इस कारण वहाँ पर विचारणा संभव नहीं है, या अन्यथा कोई अन्य कारण से हित में नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष किसी मामले को उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। उच्च न्यायालय उस राज्य में स्थित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसी राज्य के भीतर किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति बनती है, खतरा बनता है, तो सबसे पहले उच्च न्यायालय देखें, जो हाई कोर्ट देखेगा। अगर उसको लगता है कि ये इसी राज्य में यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र करने से सब बात बन जाएगी, तो अगर राज्य में एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में ट्रांसफ़र करेगा तो उच्च न्यायालय करेगा, और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को ट्रांसफ़र करेगा तो उच्चतम न्यायालय करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे एमपी का मामला यूपी में ट्रांसफ़र करना है तो उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। और अगर एमपी के दमोह डिस्ट्रिक्ट का मामला भोपाल डिस्ट्रिक्ट या इंदौर डिस्ट्रिक्ट में करना है तो उच्च न्यायालय कर देगा। अब धारा 3 आती है, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही या तो केंद्र सरकार के या हितबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा, या कोई आवेदन समावेदन के माध्यम से किया जाएगा, जो उस दशा के सिवा जब आवेदक भारत का महान्यायवादी है शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्पित हो, ठीक है। या तो आवेदन द्वारा या समावेदन द्वारा, किसी के भी द्वारा, लेकिन अन्य की स्थिति में केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अगर भारत का महान न्यायवादी आवेदक नहीं है तो क्योंकि उन्हें शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्तियाँ, अन्य अपराध जो लिस्टेड नहीं है, अनुसूची में नहीं, अभी अनुसूची में बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एक्ट्स में हैं जिनके बारे में बात हो रही है। तो अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्तियाँ, विशेष न्यायालय जब वह किसी अपराध का विचारण कर रहा है उसी विचारण में ऐसे किसी अन्य अपराध का ही विचारण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर संहिता के अधीन आरोप लगाया जा सके, या यह वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संसक्त है। मान लो 2-3 अपराध और हैं उसके तो साथ में विचारण कर दिया जाएगा, अन्यथा अलग अलग विचारण क्यों करेंगे। अब धारा 2 मतलब ये है, उपधारा 2 ये कहती है कि यदि किसी अपराध के इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहरा सकेगा, और अर्थात इस अधिनियम के द्वारा या अन्य विधि के अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा, दंड अधिनियम निर्धारित कर सकेगा। तो ऐसे जो अधिनियम इसमें दिए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर तो सजा दे सकता है, और अन्य अपराध जो साथ में ट्रायल करेगा या इससे जुड़ा है उनके बारे में भी जो है सजा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धारा 14 ऐसा प्रावधान करती है। तो लोक अभियोजक कौन है? केंद्र सरकार सरकारी वकील के तौर पे जो है सरकार अपने तरफ से लोक अभियोजक को खड़ा करेगी, वही काम करेगा, लेकिन 7 वर्ष का अनुभव उसको चाहिए होगा, वही लोक अभियोजक बन पाएगा। लेकिन सीआरपीसी में तो प्रावधान है कि विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कितना चाहिए पड़ता है 10 वर्ष, लेकिन चूंकि यहाँ पे 7 वर्ष लिखा है तो हम 7 वर्ष ही पढ़ेंगे, ठीक है।
और वो लोक अभियोजक जो है समझा जाएगा। धारा 15 में लोक अभियोजक है। ये भी लिस्ट मैं आपको बना के दूंगा कि प्रत्येक कई जगह लोक अभियोजक है और लोक सेवक है। तो ये भी अपना लिस्ट का जो है भाग रहेगा। काफ़ी सेक्शंस उस लिस्टों से जो है हम कंप्लीट आपकी जो है करा देंगे। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। अपन मिलके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आती है धारा 16 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो विशेष न्यायालय जो है क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, इनकी प्रोसेस क्या होगी। विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त को उसकी विचारणा के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। अगर उसके पास अपराधी नहीं लाया जाता तो भी संज्ञान ले सकता है, लेकिन 2 कंडीशन में। या तो उसके पास सामने इस्तिगासा, कंप्लेंट, जिसे इस्तिगासा भी कहते हैं, कंप्लेंट भी कहते हैं और परिवाद भी कहते हैं, लिखित में पेश किया जाता तब, या कोई पुलिस रिपोर्ट है 154 की पुलिस रिपोर्ट है तो उस पर भी संज्ञान जो है ले सकता है, ठीक है। अब धारा 2, जहाँ विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई कार्य 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दंड से दंडनीय है, वहाँ विशेष न्यायालय संहिता की धारा 260 की उपधारा 1 या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप से कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से 266 का के उपबंध पर लागू हो सकेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसका संक्षिप्त ट्रायल यानी तुरंत विचारण बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस करके ना, जो समरी होती है दारू वगैरह के केस में छोटे छोटे मामलों में होती हैं, 2 वर्ष तक छोटे छोटे मामलों में होती हैं, तो यहाँ पे ये है कि 3 वर्ष तक की सज़ा अगर किसी अपराध में है और वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उसकी भी समरी ट्रायल विशेष न्यायाधीश कर सकता है। लेकिन अगर वो समरी ट्रायल करता है, ठीक है, और जो चाहे तो साक्षियों को भी पुनः बुला सकता है, लेकिन इसको पूरा पढ़ने से इसका सार ये निकलेगा कि जब वो समरी ट्रायल करेगा तो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे पाएगा, ठीक है, और 5 लाख से अधिक का जुर्माना अधिरोपित नहीं कर पाएगा। अगर उसको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा देनी है या अधिक जुर्माना अधिरोपित करना है तो फिर वो क्या करेगा, उसको पूरी ट्रायल करना पड़ेगी, जैसी पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामले या परिवेशवाद पर संशोधित मामले में होती है, ठीक है। और अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा अधिकतम उस मामले में है तो भी उसका जो है समरी ट्रायल वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब धारा 3 जो है अपन पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारणा के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। कैसे? जैसे सेशन न्यायालय की शक्तियाँ होती है, सेशन ट्रायल होती है, वैसी शक्तियाँ होंगी, ठीक है। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो तो सेशन ट्रायल की भांति अन्यथा की स्थिति में होगी। और अगर मैंने जो कंडीशन बताई है 3 साल से कम का है तो उसका जो है समरी ट्रायल भी कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में सेशन ट्रायल यानी ST नंबर इसको जो है मिलेगा। उपधारा 4, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय को अंतरित प्रत्येक मामले पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, मानो ऐसा मामला संहिता की धारा 406 के अधीन उस विशेष न्यायालय को अंतरित किया गया है। तो हमने वहाँ पर देखा था 13(2) में, ठीक है, कि अगर कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अंतरित कर देता है खतरे की वजह से तो ऐसा माना जाएगा कि उसी के समक्ष जो है पेश किया गया है और वो न्यायालय उसकी कार्रवाई कर देगा। संहिता में किसी बात के होते हुए किंतु संहिता की धारा 299 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय यदि वह ठीक समझे और उसे द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारण से अभियुक्त या उसके प्रियजन की अनुपस्थिति में विचारणा की कार्रवाई कर सकेगा या परीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहते हुए किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा। सारी चीज़ें फॉलो कर सकता, कोई इसमें जो है नई बात नहीं है। साक्षियों की संरक्षा ये महत्वपूर्ण धारा आती है, ये आपको जो है साक्षियों की संरक्षा धारा 17 में, इसको हम महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे और पॉइंट नोटेड भी आप लोग करते जाना। संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करे तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से बंद कमरे में की जाएंगी, ठीक है। अगर न्यायालय समझे तो बंद कमरे में कैमरे प्रोसीडिंग होगी, मतलब गेट लगा के, खुले न्यायालय में नहीं होगा, गेट लगा के जो है बंद कमरे में इसकी कार्रवाई होगी। अब धारा 2, यदि विशेष न्यायालय का उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा ऐसी साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह
समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है, तो वह यह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस साक्षी की पहचान और पते को गुप्तता करने के लिए ऐसे उपाय करेगा। मौजूदा ठीक समझे, उसे लगता है कोई साक्षी खतरे में तो उसकी पहचान वगैरह गुप्त में रखेगा, उसको गार्ड वगैरह भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आती है उपधारा 3, विशिष्टिया और उपधारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में जो उपधारा के अधीन विशेष न्यायालय कर सकेगा निम्नलिखित है। क्या क्या उपाय कर सकता है? ठीक है, विशेष न्यायालय द्वारा निश्चित किए जाने वाले किसी स्थान पर कार्यवाहियाँ करना। एक निश्चित स्थान कर लेगा कि हम यहाँ कार्रवाई करेंगे, यहाँ सुरक्षित होगी। अपने आदेश या निर्णयों में या जनसाधारण की पहुँच योग्य मामले में क्रियाभिलेखों में साक्षियों के नाम और पते उल्लेख से बचना। उनमें देखो क्या क्या कर सकता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। एक अलग जगह बना सकता है कि हम यहाँ विचारणा की सुनवाई करेंगे, वहाँ साक्षियों के नाम वगैरह भी नहीं डालेगा, क्योंकि अगर नकल निकलती है और वो अपराधी हैं चूँकि बड़े बड़े आतंकवादी वगैरह, तो वो उसके अपराधी साक्षी के या उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके नाम पते लिखने से भी बच सकता है। यह सुनिश्चित कराने के लिए कि साक्षियों की पहचान और पते प्रकट न की जाए, कोई निर्देश जारी कर सकता है कि ये ना बताया जाए कि क्या है। अगर नकल भी दी जाए, जैसे बोल सकता है कि इस पर चिट चिपका के फिर फोटो कापी की जाए ताकि इनके नाम और पते न आए। यह विनिश्चय कि ऐसा आदेश करना लोक हित में उस न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्रवाइयाँ किसी भी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएंगी, पेपर वगैरह में उसकी कोई एड नहीं निकलेगी। ठीक है, ये सब भी वो कर सकता है। आती है उपधारा 4, कोई बात जो उपधारा 3 के अधीन जारी की गई किसी भी निश्चय निर्देश या उल्लंघन करेगा या सेवादी के लिए, अगर मान लो कोई आदेश निर्देश जो ऊपर बताए गए हैं दिए जाते हैं, उसका उल्लंघन कोई भी अधिकारी या कोई व्यक्ति करेगा तो 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, ऐसा प्रावधान है। अभियोजन के लिए मंजूरी मतलब केस चलाने की मंजूरी धारा 18 में इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी बात की बाबत अभिकरण के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोजन बाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी न्यायालय में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवा संशोधित नहीं की जाएगी। अगर इसी अधिनियम में जो संसक्त है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कोई भी है, ठीक है, जो इस अधिनियम के संबंध में कोई प्रयोग कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है या केस बनता है, तो उसके लिए पहले न्यायालय में तब केस लगेगा जब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ले ली जाएगी, उसके पहले नहीं लगेगा। ये धारा 18 में है। विशेष न्यायालय द्वारा विचारणा की अग्रता होना, तो इसमें मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो विशेष न्यायालय में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ट्रायल चल रही है और अन्य न्यायालयों में भी जो है उसके मामले चल रहे हैं उस व्यक्ति के, तो सब हो सकता है उन मामलों की ट्रायल को अभी उतने समय के लिए रोक दिया जाए जब तक इसको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले यहाँ पर उपस्थित होगा, पहले ये ट्रायल जो है पूरी होगी। ठीक है, ज़्यादा इसको अग्रता दी जाएगी। नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, अगर मान लो विशेष न्यायालय है, उसको लगता है जांच करने के दौरान कि जो ये अधिनियम की लिस्ट दी गई है अनुसूची में, उसके अंतर्गत इसका मामला नहीं आता है और इसको जो है एक सामान्य जैसे सभी आम नागरिकों का मामला चलता है उसी न्यायालय में इसका मामला चलना चाहिए, तो धारा 20 में उसको पावर है कि वो सामान्य न्यायाधीश को वो विशेष न्यायाधीश उस मामले को ट्रांसफ़र कर देगा और वही उसकी जो है क्या करेगा, ट्रायल करेगा। अपील है धारा 21 में, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें और इसको याद भी रखने का प्रयास करना। संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय के कोई आदेश की अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी, कहीं भी अपील इसकी नहीं होगी। ठीक है, और कितने दिन के अंदर होगी? ठीक है, अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाए। सिंगल पीठ में इसकी अपील नहीं सुनी जाएगी। विशेष न्यायालय की आदेश की अपील है वो सिंगल पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी, कम से कम डबल बेंच द्वारा सुनी जाएगी। और जहाँ तक संभव हो, अगर संभव नहीं है डबल तो एक भी सुन लेगा। अपील ग्रहण की तारीख करने से 3 मास के अंदर उसका निपटारा किया जाए, ऐसा आदेश है इसमें कि जो है 3 माह के अंदर जो है इसका निपटारा किया जाए। लेकिन उच्च न्यायालय पे किसी का आदेश जो है नहीं चलता है, वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए।
ठीक है, 3 माह में नहीं हो पाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 3 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, वो प्रक्रियात्मक विधि से उच्च न्यायालय कभी बाधित और जो है उच्चतम न्यायालय या कोई भी नीचे का न्यायालय या बाध्य नहीं होता है, क्योंकि ये उसका स्वाविवेक होता है कि किस तरीके से मामले को निपटाना है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। यथा पूर्वोक्त के सिवाय किसी विशेष न्यायालय किसी निर्णय दंडादेश या आदेश में सीधी बात है, कहीं भी किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी, केवल कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, अगर कोई जमानत वगैरह भी नामंजूर की जाती है तो सीधे अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में। दूसरी जो है कहाँ होगी, अपील कहाँ लगेगी, उच्च न्यायालय में। ठीक है, उसके नीचे नहीं लगेगी। ठीक है, और 30 जिस दिन दंडादेश पारित किया गया है 30 दिन के अंतर्गत जो है अपील करना हो, कहाँ करना है, उच्च न्यायालय में। लेकिन 30 दिन से ज़्यादा जो है टाइम हो जाता है तो धारा 5 का लिमिटेशन एक्ट का आवेदन लगा के अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं ये उचित कारणों के कारण जो है अपील 30 दिन के अंदर पेश नहीं कर पाया है तो उसको छूट दे सकता है और उसकी अपील स्वीकार कर सकता है। विशेष न्यायालय गठित करने की राज्य सरकार की शक्ति अब जो है यहाँ पे आती है। अब राज्य सरकार भी विशेष न्यायालय गठित कर सकती है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है दोस्तों 2019 में। तो मैं आपको बता दूं विशेष न्यायालय गठित करने की शक्ति की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पे सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति। विशेष न्यायालय का गठन करने की शक्ति की जगह पर क्या लिखना है, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति, ऐसा यहाँ पे पढ़ना है। राज्य सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट किसी या सभी अधिनियमों के अधीन अपराधों के विचारणा के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी। तो विशेष न्यायालय गठित करने की इसकी जगह पर भी अपन को क्या पढ़ना है कि देखो इसको ऐसे पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ। राज्य सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट किसी की नहीं या सभी अधिनियमों के अधीन अपराधों के विचारणा के लिए एक या अधिक सेशन न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित कर सकेगी, ऐसे इसको पढ़ना है इसकी जगह पर। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी गठन करना शब्द लिखा है वहाँ वहाँ पर अभिहित करना अपन को पढ़ना है। 3 संशोधन इसमें किए गए हैं। विशेष न्यायालय गठित करने की राज्य सरकार की शक्ति जगह पर क्या पढ़ना है, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, एक या अधिक विशेष न्यायालय की जगह पर क्या पढ़ना है, एक या अधिक सेशन न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की शक्ति। और जहाँ जहाँ इस धारा में गठन कर लिखा है वहाँ पे अभिहित पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अलग से न्यायालय नहीं बनाए जाने। उपधारा 2, इस अध्याय के उपखंड 1 में अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किसी किए गए अभिहित किए गए विशेष न्यायालय को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरों के अधीन रहते प्रभावी होंगे। अर्थात क्या ये 11-15 में क्या जो अर्थ दिए गए हैं वो सेम के सेम यहाँ पे जो है लागू होगी। केंद्र सरकार का जैसा गठन होता था, जो नियम लागू करती थी वही राज्य सरकार भी करेंगी, जो कि 11-13 के ज्यों के त्यों जो है यहाँ पे लागू होंगे। अब धारा 3 अपन को जो है थोड़ा सा इसको पढ़ना है। अब धारा 3 और 4 को, किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के मामले में दाना के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष न्यायालय अभिहित किए जाने तक संहिता में किसी बात के होते हुए भी उस खंड के सेशन न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिससे ऐसा अपराध किया गया और सभी शक्तियाँ होंगी जो ऐसा तो सीधी बात है वो करेगा उपयोग। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आई है। किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता, इस अधिनियम द्वारा जो अधिकारिता प्रदत्त की गई है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के मामले में उपधारा 1 के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष न्यायालय गठित किए जाने तक संहिता में किसी बात के होते हुए भी उस खंड के सेशन न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसमें ऐसा अपराध किया गया है और उसको सभी शक्तियाँ होंगी तथा वह इस अध्याय के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा। उस खंड का सेशन न्यायाधीश नियुक्त जो होता है पूरी की पूरी क्षेत्राधिकार होता है जितनी वहाँ पर एक सेशन न्यायाधीश को होती है। ठीक है, 4,
उस तारीख से ही जब राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय अभिहित किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किया गया किसी अपराध का विचारण जिसका विशेष न्यायालय के समक्ष किया जाना अपेक्षित है, तारीख को जिसका उसका गठन अभिहित किया गया है उसे उस न्यायालय में अंतरित हो जाएगा। जैसे ही जो न्यायालय है पहले बना था, चल रहा था कहीं और के नया न्यायालय बना, ठीक, राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया गया तो वो उसी दिन उसको जो है अभिहित कर दिया जाएगा। विशेष न्यायालय जो गठित किया गया है कि आप ही इसका जो है ट्रांसफर करेंगे। इन दोनों धारा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों। सीधी सीधी बात ये है कि अगर जो लास्ट वाला पॉइंट कहता है किसी अन्य सेशन न्यायाधीश के वहाँ वो मामला चल रहा था और केंद्र सरकार ने जाँच में पाया या उस न्यायालय को लगा कि जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एजेंसी अधिनियम के अंतर्गत ये मामला आता है और इसको हमें सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, या सरकार को लगा कि इस न्यायालय को इसको सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो जो विशेष न्यायालय नियुक्त किया गया है उसको मामला ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। अब आती है धारा 5 प्रकीर्ण। नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रकीर्ण यानी बचा हुआ, हाँ 4 धाराएं और रह गई हैं, 23, 24, 25, 26। इसके बाद अनुसूची है। आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों इसने विस्तार से ही हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगा जिन्हें वह राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालय पर बना सकता है। उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति कहाँ पर दी गई है, तो धारा 23 में दी गई है, और 25 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। और 24 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसकी है, 2 वर्ष तक केंद्र सरकार को है। अगर इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार दूर करेगी। अब 2 वर्ष कब के निकल गए हैं, तो 23 में नियम बनाने की शक्ति उच्च न्यायालय को, 25 में है केंद्र सरकार को। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसको है, जो है केंद्र सरकार को है। नियमों का रखा जाना, अगर कोई नियम बनाए जाते रखे जाते संसद के समक्ष 30 दिन के अंदर जो है रखे जाएंगे। इस तरीके से ये एक्ट जो है पूरा होता है धाराओं के मामले में। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि जो ये एक्ट है ये किन किन एक्टों के संबंध में जब अपराध होता है तो लागू होता है। तो ये हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो उस पर ये अधिनियम लागू होगा। विधिवत क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 जो अपने ADPO के सिलेबस में उसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। उसके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो यान हरण निवारण अधिनियम 1982, सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम 1982, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय आतंकवाद दमन अधिनियम 1993, सामुद्रिक नौ परिवहन और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम 2002, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली अधिनियम 2005। ठीक है, अब IPC के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं इसमें आती हैं। भारत दंड संहिता के अध्याय 6 की धारा 121 से 130, ठीक है, और 489 से 489A से E तक की धाराएं आती हैं। इसमें जो है राजद्रोह वगैरह बताया गया है, युद्ध की तैयारी वगैरह है, इसमें सिक्के वगैरह के संबंध में बताया गया है। तो 2019 में 2/8/2019 में संशोधन किया गया है। उसमें कुछ और एक्ट जोड़े गए हैं कि ताकि इन एक्टों के खिलाफ भी कोई अपराध होता है तो इसके अंतर्गत आ सके। तो आइए मैं संशोधन अधिनियम आपको दिखाता हूं और उन एक्टों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपका संशोधन अधिनियम। तो क्रमांक 1 और संबंध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित जो चीज़ें रहेंगी, तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भी इसमें जुड़ गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, ठीक है, और ये जो कोष्टक वगैरह हैं इनमें जो कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं तो इसको ज़्यादा ध्यान में आपको नहीं देना है क्योंकि ये आपको जो है कंफ्यूज करेंगी। अब आना सीधा आपको खा पे आना है। भारत दंड संहिता के अध्याय 16 की धारा 370 से 370 का भी इसमें आएंगी, 370 और 370 का आएंगी। 489 का से धारा 400E जिसमें ये दोनों भी धाराएं सम्मिलित हैं, तो ये तो वहाँ पे पहले से भी लिखी हुई थी। आयुध अधिनियम 1959 के अध्याय 5 की धारा 25 उपधारा 1 का भी आएगी। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 के अध्याय 11 की धारा 66 च आएगी। तो मेन हमें ये देखना है कि भारत दंड संहिता की धारा 370 और 370 का इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। आयुध अधिनियम की धारा 25
और की उपधारा 1A इसके अंतर्गत आएगी, सब नहीं आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अध्याय 11 की धारा 66 इसके अंतर्गत जो है आएगी। इतनी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और आयोग अधिनियम की तो हमने बता ही दिया है आपको कि ये आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो है अधिनियम कंप्लीट होता है।